खबर के साथ तो देखिए चुनावी कवरेज यहां लगातार जारी है। 7वें चरण के लिए मतदान लगातार हो रहा है। यूपी में 11 बजे तक जो आंकड़ा है वो 28.02% मतदान का सामने आया है। तो देखिए देवरिया में सुबह 11 बजे तक का जो मतदान फीसद का आंकड़ा है वो 28.01% सामने आया। गाजीपुर में 11 बजे तक 27.49% मतदान हुआ है। महराजगंज में 11 बजे तक 29.66% मतदान हुआ है। बलिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 11 बजे तक 27.81% मतदान हुआ है। बांसगांव में यही आंकड़ा 11 बजे तक का 28.30% है। चंदौली में 11 बजे तक 29.80% है। घोसी में 11 बजे तक 27.67%। गोरखपुर में 11 बजे तक 26.64% मतदान। तो कुशीनगर में 11 बजे तक 28.06% मतदान हुआ है। यही आंकड़ा मिर्जापुर में 29.54% मतदान हो पाया है। देखिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने वाराणसी में जाकर जायजा लिया है, वहां पर मतदाताओं से बातचीत की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे, इसकी चर्चा लगातार हो रही थी। जिस दौरान हम चुनाव को अलग अलग जगहों पर कवर कर रहे थे। आज मतदान है, आप देख रहे हैं जो सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पे आ गए हैं। सारी व्यवस्था जो है यहाँ चाक चौबंद नजर आ रही होगी आपको। आदर्श मतदान केंद्र है, ये गिरजाघर जो इलाका है वहां पर स्थित है, और यहाँ से आप थोड़ी सी दूर जब आगे जाएंगे तो आपको दशाश्वमेध यानी गंगा नजर आएगी। आप यहाँ से बाएं जाएंगे तो आपको बाबा विश्वनाथ का दरबार नजर आएगा, और दाहिने तरफ जाएंगे तो आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी महामना का जो शिक्षा का केंद्र जो उन्होंने निर्मित किया है वो नजर आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से ही आके यहाँ पे अपने मतदान के लिए मतदान करने के लिए तैयार हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? हम आ रहे हैं DLW से। DLW से आ रहे हैं। हाँ, मन में आपके क्या है, किन मुद्दों को सोच के आप जो है वोट करेंगे इस बार? मतलब कि हमारा ऐसा है कि हमारा शुरू से ही जो है वाजपेयी जी से संबंध रहा। वाजपेयी जी से? हाँ, बॉर्डर लीडर वाजपेयी से, तो उनका वो वहीं जाता हमेशा तब से, जब जल संग्रह तब से। आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या और होना चाहिए यहाँ बनारस? मोदी अच्छा काम किया है। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके ये बात है आप। हाँ, सर आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे वोट होना चाहिए? बनारस में पिछले 10 सालों में जितना विकास हुआ है पिछले 50 साल में नहीं हुआ। आपको लगता है कि विकास के नाम पे वोट? विकास के नाम पे ही वोट होगा। अच्छा, आप पीछे चलते हैं। देखिए हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है पीछे भी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप, कहाँ रहती हैं आप? अनुराधा। अभी तो हम मुल्लनपुर से आए हैं। हाँ, यहाँ पे किराए पे थे, अब उधर मकान बना लिए। मकान बना लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बनारस में सब कुछ अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? रुक्मणी शुक्ला। कितना उम्र हो तुम्हारा? 85। 85? हाँ, अपने मन में का हो का काम धाम ठीक चला था कि कुछ और हो गया हो? नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मोदी जी का जिंदाबाद हुई है। हाँ, देखिए ऐसा है कि जनता ही जनार्दन है, और यही हमेशा से होता आया है। जिसके पास जनता की ताकत है यानी वोट की ताकत है, वही राजा या महाराजा या देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। यही हमने देखा है। यहाँ पर निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का लोगों के दिलों पे राज है। ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बनारस में होने वाला जो चुनाव है उसमें जो विरोधी पक्ष के प्रत्याशी हैं अजय राय को कितना वोट मिलता है, क्योंकि ये बेहद अहम है। पिछली बार भी अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में खड़े थे, लेकिन इस बार भी खड़े हैं। इस बार इंडिया गठबंधन का अलायंस है, समाजवादी पार्टी इनके साथ है, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। दीपक कुमार के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस, उत्तर प्रदेश। तो ये आपने रिपोर्ट के माध्यम से देखा कि आखिरकार काशी वासियों के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या है, महिला वोटर्स का क्या कहना है।
और हम लगातार सुबह से ही 7 बजे से ही वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं, जहां पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहां अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खासतौर पर बुजुर्ग वहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तो ऐसे में पूर्वांचल का समीकरण क्या इस बार रंग लेकर आएगा, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। इस बार मुद्दे हावी रहेंगे या फिर पूर्वांचल में जो जातीय समीकरण हमेशा से प्रभावशाली रहा है, या इस बार भी वही रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ऋचा राजपूत हमारे साथ जुड़ गई हैं, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अमरनाथ पासवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ मैं सभी का। के विश्वदेव राव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। ऋचा जी, आप ही के साथ शुरुआत, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि यहाँ पर आप लोगों के लिए चुनौती तो थी पूर्वांचल की सीटों को लेकर। 7वां चरण है, आज आखिरी चरण है, लेकिन तमाम उस विश्वास के साथ और ऊर्जा के साथ आप लोगों के नेता नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 13 की 13 सीटें इस बार हम हासिल करने वाले हैं, पिछली बार 11 थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। देखिए, लगभग आज वोटिंग के साथ हमारे 7वां चरण प्रभु श्री राम की कृपा से संपन्न हुए। और मैं अभी आपकी ही न्यूज देख रही थी, उसमें कई सारी ऐसी बुजुर्ग महिलाएं थी जिनको शायद आगे नौकरी से और पता नहीं, जैसे 80 साल के आसपास जो होता है वो बात रखता है जो आगे अपनी जनरेशन को देके जाता है। सब यही कह रहे थे कि मोदी जी को वोट देंगे। खैर, ये एक दूसरी बात हो गई। देखिए, जो अब वोट पड़ने वाला है, आपने पूर्वांचल का जिक्र किया, तो जो पूर्वांचल है ना, आपको भी पता है कि किस तरीके से पूर्वांचल में जो विकास की बयार इस बार दिखाई दी है। जिस पूर्वांचल में हम एक वक्त को गुंडा राज, माफियावाद, धन उगाही, जमीन हड़पना, ये सब देखा करते थे, आज के समय पे बनारस ऐसी जगह है जहां पर पूरे भारत में नंबर 1 का टूरिज्म मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो ये वोट पड़ने वाला, ये वोट इस बार चोट करेगा जातिवाद, परिवारवाद को, राष्ट्र विरोधी शक्तियों को, आतंकवाद पे। देखिए, सबको पता है कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो मैं तो आपको यूपी का ही उदाहरण अच्छे से दे सकती हूँ। जिस समय पे 2013 में लगभग 7 जिले ऐसे थे जहां पर आतंकी हमले हुए और उनके मुकदमे वापस लेने के लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हाईकोर्ट में गए और वहां से उनको डांट पड़ी कि आप आतंकी के हमले कैसे वापस ले सकते हो। उसमें मेरा कानपुर भी था, उसमें मेरा लखनऊ भी था। तो जिस तरीके से आतंकी हमलों में कमी आई है, विकास के नाम पे जिस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा मिली है, जो पूर्वांचल एक समय में महिलाओं के लिए क्या, पुरुषों के लिए भी, व्यापार के लिए एक बीमारू राज्य माना जाता था। एक ही पूर्वांचल ही बेल्ट ऐसी थी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का नाम खराब होता था। लोग ये कहा करते थे कि वहां पर लूट घसोट, माफियावाद, दिन दहाड़े बंदूकें चलती हैं। सांप्रदायिक दंगों के नाम क्वाइन होते थे पहले, जो मुझे लगता है अब शून्य हो चुके हैं। तो जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। दूसरा, जो ये लोग एक सुबह से माँ का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये लोग माँ से अपनी मानसिकता नहीं देखते हैं कि इनकी सरकार में किस तरीके से एक विशेष वर्ग, मैंने जातिवाद बोला ना, वो इसीलिए बोला, किस तरीके से एक सैफई के कुनबे को हर जगह आरक्षण दिया गया, कैसे एमवाई समीकरण का फायदा उठाया गया, कैसे अल्पसंख्यकों का शोषण किया गया। उससे भी पूरा अल्पसंख्यक वर्ग समझ चुका है कि यदि कोई पार्टी बिना किसी भेदभाव की, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फायदा दे सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। परिवारवाद, माफिया राज, गुंडा राज खत्म करना, इन तमाम पहलुओं को लेकर ऋचा जी, मनोज जी, अशोक जी आरोप लगाते हुए नजर आई। अशोक जी, क्या कहिएगा, किस तरीके से आप काउंटर कीजिएगा, क्योंकि ये तो बड़े गंभीर आरोप है। वो ये कह रही है कि हमारे राज्य में ये सब चीजें समाप्त हुई हैं, आप लोगों के राज्य में तो चरम पर थे, आप लोगों के राज्य में तो गुंडा राज के नाम से इस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था। अब तस्वीर और दिशा दोनों बदली है। मुझे माफ कीजिएगा अशोक जी, कुछ तकनीकी खामी के कारण आपकी सही तरीके से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम जल्दी उसको करेक्ट करवाते हैं, दुरुस्त करवाते हैं, उसके बाद मैं आपका रुख कर लेती हूँ। के विश्वदेव जी का मैं रुख कर लेती हूँ। के विश्वदेव जी, आपका आकलन क्या कह रहा है, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? क्या इस बार भी पूर्वांचल में जातिगत आधार पर वोटिंग हो रही है, या फिर लोग उसी को लेकर, उसी को ध्यान में रखकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, या फिर कुछ मुद्दे भी हैं लोगों के जहन में? मनीषा जी, पिछली बार का चुनाव अगर देखें तो यहाँ 13 में से 2 खेमे में आई थी। इस बार के चुनाव में मुद्दे चरणबद्ध तरीके के हिसाब से बदलते गए हैं। की तरफ से अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर था और लाभार्थी योजना थी,
सबसे बड़ा प्रभाव का क्षेत्र बीजेपी के लिए इस 7th फेज में ये है कि प्रधानमंत्री खुद पूरी 13 सीटों पर उसका प्रभाव पड़ता है। वहीं विपक्ष की बात अगर आप सुने तो विपक्ष ने आरक्षण का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे उठाए, रोजगार का मुद्दा जिसमें अहम था, जमीन तक कुछ बातें पहुंची। अगर देखें तो बसपा के विश्वदेव जी, मैं आपका रुख करूंगी, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, आपकी भी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। अमरनाथ पासवान जी का मैं एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। पासवान जी, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या इस बार आप लोग चुनौती देते हुए नजर आएंगे? पूर्वांचल में सहयोगी दल के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस बार बीजेपी जहां पर प्रचंड जीत के साथ पिछली बार जीतती हुई नजर आई थी एक बड़े मार्जिन के साथ, उन सीटों पर आप लोग चुनौती दे रहे हैं क्या इस बार? देखिए ये तो जनता ने बता दिया 6 चरणों के मतदान में कि पूरे भारत की जो सम्मानित जनता है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करके दिखा दिया। तो आज 13। ठीक है पासवान जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको, कुछ तकनीकी खामी है जिस कारण आप सभी लोगों की आवाज दुरुस्त तरीके से पहुंच नहीं पा रही, उसको जल्दी हम रेक्टिफाई करते हैं, सही करते हैं, फिर मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। देवरिया से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां पर हमारे सहयोगी ने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं से उनके मुद्दे जानने की कोशिश की, उनसे बातचीत की है। रिपोर्ट आप देखिए। इस समय मौजूद हो बूथ संख्या 243, 44 और 45 पे। वहाँ पर देखिए जो हमारे पीछे देख सकते हैं आप, लाइन लगी है, मतदान शुरू हो गया है। कुछ लोग मतदान दे के आ रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब, आपने मतदान कर लिया? जी मतदान क्या सही लगा है? हाँ सही लगा है। क्या मुद्दे रहे आपको, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? मुद्दा क्या है, सब तो वही है हर बार का। मतलब ये है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके लिए कुछ काम नहीं हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं। वोटिंग करके बहुत अच्छा लगा है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। हाँ जी, हम मैडम आ रहे हैं, मैडम से भी बात करेंगे कि मैडम आपने मतदान किया है, आप क्या नाम है आपका? रीता। मैडम आप मतदान कर चुकी हैं? हाँ। सही लगा है? हाँ। अच्छा, क्या लगा आपको? मतदान कितनी बार, पहली बार कर रही हैं या इसके पहले भी कर? नहीं, इसके पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर आपने मतदान किया है? मतलब यही कि सब कुछ अच्छा हो, देश अच्छा चले, सब कुछ देश में अच्छा हो, काम अच्छा हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपका विकास का मुद्दा है, विकास पर ही आपने मतदान किया है? हाँ, देश का विकास हो। जी, एक और भाई साहब आए हैं जो मतदान करके आए हैं। मतदान करके आए हैं या मतदान देने जा रहे हैं? नहीं सर, हमारा मतदान हो गया है। आपके सही हुई लगा है कुछ? जी सही। तो आपका मुद्दा क्या है, किस वो जो मतदान किए हैं, मुद्दे किस विचार पर आपने मतदान मैंने इस सोच पे, अपने सोच पे कि मेरा भारत देश जो है इतनी ऊंचाई जाए, इतनी ऊंचाई जाए, इतना ऊंचा जाए कि मैं गर्व से कहूं कि हाँ मेरा देश पूरी दुनिया में सबसे आगे है। विकास से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, शिक्षा से लेके, हॉस्पिटल से लेके, मतलब कहीं कोई प्रकार की कोई जो है गलत व्यवस्था ना हो, ठीक ना, न कहीं हिंदू हो न कहीं मुसलमान हो, मेरा देश जो है आगे बढ़े, यही मेरी सोच है। जी, आप देख सकते हैं कि ये विकास और देश को ऊंचा करने के लिए भाई साहब ने इन विचारों से जो सरकारें हैं जो देश का विकास करे, देश में नाम करे, उसको उन्होंने विकास मान कर वोट दिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो भीड़ लगी है, ये महिलाएं जो वोट। और देखिए लगातार जो समीकरण हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार लोगों के मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे प्रभावशाली रहेंगे जातिगत समीकरण के आधार पर, या फिर क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चारों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पासवान जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जब आप अपनी बात कह रहे थे वो सही तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंच नहीं पाई है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 13 सीटों पे सम्मानित मतदाताओं ने मतदान अपना प्रक्रिया शुरू रखा है।
और इतनी चिलचिलाती धूप और गर्मी में मतदाता अपने मत का प्रयोग करके देश की व्यवस्था को सही लोगों के हाथों में देना चाहते हैं। और हमें लगता है कि आज जो 13 सीटों पे पूर्वांचल में मतदान हो रहा है, शाम 7 बजे तक की जो रिपोर्ट होगी, रिकॉर्ड वोट मतदान होंगे। और आप जानती हैं कि पूर्वांचल के मतदाता बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर के, और अपने कर्तव्यों के प्रति भी बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र में उनकी आस्था है और कांग्रेस इसको के बचाए रखना उम्मीदवार कोई चाहते हैं। भूमिका निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, ये मैं पूछना चाह रही हूँ सर। जी, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से पूर्वांचल से, वो अपनी भूमिका यहाँ पर निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, चाहे देवरिया सीट की बात हो या फिर अन्य किसी सीट की बात हो? देखिए, हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन है, गठबंधन के प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, सब लोग साथ मिल करके, चाहे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, या ऊंचे लेवल के हमारे पदाधिकारी हो, सब लोग साथ मिल करके, अभी देखिए राहुल गांधी जी की अखिलेश जी के साथ जनसभाओं में किस तरीके का भीड़ और लोगों का अपार प्रेम स्नेह मिला। बनारस में आप देख लीजिए कि प्रियंका गांधी जी, डिंपल यादव जी के रोड शो में कितनी भीड़ आई, मोदी जी के नॉमिनेशन और उनके रोड शो से ज्यादा कहीं भीड़। लेकिन और इसी चर्चा पर नहीं, इसी ऐसे ही मैं जब हम चर्चा करते हैं तो आप ही लोगों के कुछ और सहयोगी प्रवक्ता भी आते हैं, वो ये कहते हैं कि चाहे 200 रैलियां कर ली हो, चाहे 400 रैलियां कर ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों का जमावड़ा लगना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त तौर पर जब रैली हुई थी तो लोगों का समर्थन हासिल हुआ था, यानी जब आपकी रैलियां होती हैं तो वो सपोर्ट होता है, जब बाकी नेताओं के यहाँ पर रैलियां होती हैं उसमें जन सैलाब उमड़ता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अमेठी की जनता ने बता दिया है कि भीड़ कौन सी सही है और कौन सी गलत है, क्योंकि अच्छा, भीड़ सही और गलत होती है? नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अमित शाह जी का अमेठी में जनसभा चल रहा था और एक पत्रकार ने कुछ महिलाओं से पूछा कि आप किसने आपको लाया, तो 100 रुपए में हमको किसी ने बस में डाल करके ला दिया। और इतनी बात जब भाजपा के नेताओं को पता चली तो उस पत्रकार को खींच करके इतनी बुरी तरीके से पीटा। तो ये क्या साबित करता है? 500 रुपए वाली भीड़ और एक दिल से आने वाली भीड़ में, दोनों में बहुत अंतर होता है। और मीडिया के लोग तो बहुत बखूबी समझते हैं इन चीजों को, उसमें बताने वाली बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या पूरे भारत में इंडिया गठबंधन, हमारा 5 जो न्याय था, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं। तो हम पूरे देश में जितने मार्जिनलाइज सेक्शन या भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को छोड़ दी 10 वर्षों के सरकार, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे, मोदी की गारंटी नहीं काम आएगी इस बार? बिल्कुल विश्वास करेंगे। मोदी जी के लोगों से और प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि कितना रोजगार दिए, 2 करोड़ रोजगार का वादा। ऋचा जी इसका जवाब दे देंगी मुझे लगता है बेहतर तरीके से। ऋचा जी वो ये कह रहे हैं कि इस बार लोगों के जहन में कांग्रेस की गारंटी है, राहुल गांधी की गारंटी है, मोदी की गारंटी विफल साबित होगी, नाकाम साबित होगी, कोई फायदा नहीं है गारंटियां देने का। देखिए, मुझे तो बड़ा मतलब हंसी आती है इन लोगों की बातें सुन के। जैसे उन्होंने बोला अमेठी की जनता, भैया अमेठी में प्रियंका दीदी जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रही है, रैलियां कर रही है, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को तो लड़वा देना चाहिए था ना। ऐसे ही हम महिला आरक्षण की बात करते हैं, अपने यहाँ तो आरक्षण पहले दे लेते। चलिए, ये दूसरी बात होगी। दूसरा, आप रोजगार की बात करते हैं। देखिए, इन लोगों की संग समस्या क्या है ना कि इन लोगों को ये लगता है कि हमें ये गिनवाइए कि आदमी ने सरकारी नौकरी कितनी ली। अगर मैं केवल यूपी के आंकड़े बता दूं, और आंकड़े ऐसे हैं कि मैं आपको बार बार फोन नहीं दिखाऊंगी, आपके पूरे कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, क्योंकि उसी ने ही 4 बार मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली है, 1 लाख से ऊपर की नौकरी आप नहीं दे पाए। यही योगी राज के सरकार में 6 लाख से ऊपर नौकरी हम दे चुके हैं। हम आपको भाई साहब विभाग भी व्हाट्सएप कर देंगे, तो इसलिए ये बीच में मत इंटरप्ट करिएगा कि नहीं आप आंकड़े बताइए। 2014 से पहले किसी ने स्टार्टअप का नाम सुना था? हम और आप जिस जूम से बात कर रहे हैं ना, आप कांग्रेस के टाइम पे कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर भी जाएगी। आप क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर संसद से उठ के बोलते थे, अरे क्या मजाक कर रहे हो, गूगल पे कैसे हो सकता है, डिजिटलाइजेशन पे कैसे बात कर सकते हो, लाइट कहाँ से आएगी, खंबे कहाँ से गड़ेंगे। और आज का समय यह है कि एक सब्जी बेचने वाला भी आपको स्कैन कार्ड देता है और कहता है कि स्कैन करके देख लीजिए। आपको क्या लगता है ये रोजगार नहीं होता है? 2014 से पहले जिस स्टार्टअप की मैं बात कर रही हूँ, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां
हमारे भारत में आ चुकी हैं। और आप यूनिकॉर्न कंपनियां क्या होती हैं, जिनका 100 अरब से ऊपर का व्यापार हो चुका होता है, क्या उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी दी है। और भाई साहब, आप अभी तक आप यहाँ से बैठ के चांद को ही देख रहे हो। थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो विजन ऊपर करिए। आज के भारत को एक विजन मिला है। आज के भारत में हम लोग क्यों आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं? आज हम मैन्युफैक्चरिंग में हम किस नंबर पे मोबाइल पे? इसका एक मैं समय था काउंटर 10 लूंगी साल पासवान जी से, लेकिन उससे पहले मैं जरा एक बार फिर से के विश्वदेव जी का रुख करना चाहूंगी। के विश्वदेव जी, आप सही तरीके से आकलन बता पाए तो बताइए दर्शकों को कि इस बार आपको मूलभूत मुद्दों पर चुनाव नजर आ रहा है, या फिर इस बार भी जातिगत समीकरण को लोग प्रभावशाली अपने बीच में मानेंगे? क्योंकि हम ये सवाल मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, अगर हम बीजेपी की बात करें तो कई जगह पर ब्राह्मण वोट हैं। इस बार बीजेपी ने जो चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट उतारा है, अगर हम बलिया से बात करते हैं तो यहाँ पर राजपूत मेन जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर बीजेपी का है, जबकि समाजवादी पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो यहाँ पर ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोर वोटर, क्योंकि ब्राह्मण कोर वोटर बीजेपी का रहा है, अब ऐसे में जो कोर वोटर है आप उसी की काट करके विपक्ष के दलों की तरफ से जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में है, तो इससे क्या किसी प्रकार की कोई चुनौती या फिर चैलेंज बीजेपी के लिए खड़ा होगा पूर्वांचल की इन सीटों पर? मनीषा जी, पहले पूर्वांचल का में देखना पड़ेगा आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से। पहली चीज तो आपको देखनी पड़ेगी कि बनारस से प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जो सभी सीटों पे असर डालता है पूर्वांचल की पूरे रन पे, 13 सीटों पे। दूसरा आपको देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं, वो पूर्वांचल का पूरे बेल्ट उनके अंडर रही है, 5 बार के सांसद रह चुके थे पहले, उसके बाद अब वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उसके बाद आप जिस सीट की, बलिया की बात अगर करें तो बलिया की सीट के लिए अभी समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं नारद राय, उनको तोड़ के वो छोड़ के पार्टी, क्योंकि उनकी उपेक्षा करी गई थी, उनका आरोप है अखिलेश यादव जी द्वारा, तो वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, अमित शाह जी ने ज्वाइन करवाया उनको। उनका काफी प्रभाव है इस पर्टिकुलर बलिया की सीट पे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पूर्वांचल में, जैसे बताया भी आपने, तो पूर्वांचल के रण में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो जहां पर जाति समीकरण साधना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, महाराजगंज की सीट आप देखिए, महाराजगंज की सीट पे चौधरी बनाम चौधरी ये है, लेकिन वहां पर बसपा का जो कैंडिडेट है वो भी त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन और भाजपा के का ही लड़ाई है, यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय, क्योंकि बसपा अगर 2014 की आप लहर की बात करती हैं, उस दौरान भी दूसरे नंबर पे आई थी। सपा और कांग्रेस तो अच्छा विश्वदेव जी, आपको क्या लगता है, आप बहुजन समाज पार्टी का जिक्र भी कर रहे हैं, तो क्या वोट काटों की भूमिका निभा सकती है उसकी स्थिति में बसपा को आप यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, इस चुनाव के शुरुआत से मनीषा जी एक बात हम लोग सबने चर्चा कर चुके हैं और हम लोग ग्राउंड पे भी देख चुके हैं कि बसपा ये चुनाव पहले 2 फेज के बाद से, जब आकाश आनंद को हटा दिया गया उसके बाद से थोड़ा धीमा पड़ गया उनका चुनाव। तो इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बसपा, मायावती जी अपना वोट बैंक जो छिटक गया था पिछली बार, उसको समेटने में और सजोने में जुड़ी है। उनका टारगेट विधानसभा चुनाव ज्यादा है, लोकसभा चुनाव में उनका खास वो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कई जगह ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबले हो गए हैं, क्योंकि भाजपा उन सीटों पे अच्छी बढ़त थी। और एक बात मैं कई बार बोल चुका हूं, 2019 का चुनाव भाजपा के लिए ज्यादा कठिन था बनाम 2024। क्यों? उसका कारण क्या है? बसपा और सपा का गठबंधन टोटल वोट परसेंटेज अंक गणित के हिसाब से 30 से 35% के बीच में आता था, और भाजपा वो चुनाव जीती थी 49% वोट के साथ। तो आप आकलन लगा लीजिए कि इस बार के चुनाव में अगर उसको थोड़ा कम परसेंटेज भी मिलता है तो इंडिया गठबंधन का जो समझौता है वो आप समझिए, कांग्रेस का 1.5-2% वोट शेयर है, संगठन है नहीं, संगठन समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी का संगठन 2022 के चुनाव में भी भीड़ आ चुकी थी, लेकिन इतना प्रभावी नहीं दिखा। लेकिन शुरुआती तौर पर एक बड़ा मंच
और चाहे वो महाराष्ट्र में बैठक हुई हो, पुणे में बैठक हुई हो या फिर दिल्ली में बैठक हुई हो, कहीं पर भी अगर बैठकें हुई हैं, बिहार में बैठक हुई है, तो यहाँ पर लामबंद होकर विपक्ष के नेता नजर आए हैं। तमाम दूर दराज से लोग यहाँ पर एक मजबूती दिखाने के लिए आए हैं कि हम इंडिया गठबंधन है, हम चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कोई कमी तो रही होगी, जिस तरीके से आप आकलन कर रहे हैं कि संगठन नहीं है, यहाँ पर उतनी मजबूती नहीं है, उसका फैक्टर भी हम जानेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले मैं जरा अशोक जी का रुख कर लेती हूँ। अशोक जी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जातीय फैक्टर ज्यादा प्रभावशाली रहा है, इस बार आप लोग जातीय फैक्टर पर ही चुनाव लड़ते नजर आए या फिर मुद्दों की भी आपने बात की? क्योंकि हमने रैलियों में देखा है सर कि आप लोग मुद्दों पर कम और आरोप पर ज्यादा बातें करते हैं। अगर बीजेपी राम मंदिर का जिक्र करती है, अनुच्छेद 370 हटाने को अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनवाती है, या फिर 3 तलाक को लेकर किस तरीके से उन्होंने उसको परिवर्तित किया है उसको अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनवाती है, तो आप आरोप लगाते हैं। आप लोग ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, आप लोग कहते हैं भ्रष्टाचार चरम पर है, आप लोग कहते हैं कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां जो कि पहले वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया, आप लोग अपना विजन नहीं रख पाते हैं। तो क्या ये आप लोगों की कमी है या फिर इससे आप संतुष्ट है कि चलिए ठीक है, हम तो आरोप वाली ही राजनीति चलेंगे, उसी पर हम कारगर हैं, उसी पिच पर चलेंगे? जिन्हें आप आरोप कहती हैं मनीषा जी, जिनको आप आरोप कहती हैं, आपने ही गिना दिया सब कुछ। जिनको आप आरोप कहती हैं वही तो मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? मुद्दा नहीं मानती महंगाई को आप? क्या महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं है क्या मनीषा जी? एक जवाब दीजिए मेरी बात का। महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप अपना विजन नहीं रखते हैं रैलियों में, जब आप जनसभाओं में जाते हैं तो आपके बड़े नेता सिर्फ आरोप लगाते हैं, विजन नहीं रखते हैं। आप लोग ये रोड मैप नहीं रखते कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हम लोगों के लिए यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे। आप लोग इन पर बात नहीं करते हैं सर। आपको सुनाई नहीं पड़ता है मनीषा जी? हम इस पर कहते हैं कि हमें सर आप सुना तो रहे हैं, सुनने का प्रयास करिए। एमएसपी की गारंटी देंगे जो कि चिर प्रतीक्षित मांग है, आज तक इस देश में किसी ने नहीं दिया। आज तक लाठी डंडा दिया है किसानों को आंसू गैस छोड़े हैं, किसानों को मारा पीटा, किसानों की जान चली गई है, लखीमपुर में सार गाड़ी चला दी गई है इसी मांग के लिए। एमएसपी गारंटी जो कि हमने देने का वादा किया है, सरकार बनेगी हमारी, तुरंत हम दे देंगे। हमने किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है आपको। किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही है। हमने कहा कि अमीरों कर्जा भाजपा ने माफ किया था, हम किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। हमने स्पष्ट कहा किसानों की सिंचाई फ्री कर देंगे हमने स्पष्ट रूप से कहा है। हमने कहा 5,000 रुपया पेंशन देंगे किसानों को। हमने कहा कि हमारा शासन आएगा तो हम 4 साल की नौकरी खत्म करके सेना में आज रेगुलर नौकरी देंगे सेना में। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा लीक नहीं होगी हमारे शासनकाल में। हमने स्पष्ट रूप से कहा 30 लाख नौकरियां जो कि रिक्त पड़ी हुई है शासन में, और जो है लेकिन अशोक जी देखिए, राम मंदिर का मुद्दा लोगों की, खास तौर पर यूपी में लोगों की, नहीं 1 मिनट आप सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए। राम मंदिर का मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इस पर जब आप लोगों को निमंत्रण दिया गया था तो आप लोगों ने उसको नकार दिया था। आप लोगों ने कहा था हम बुलाने पर नहीं जाएंगे, हम अपनी मर्जी से जाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पर भी एक लोगों के बीच में एक नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया कि देखिए ये तो राम विरोधी हैं, ये लोग अगर आएंगे तो वापस से टेंट में पहुंचाएंगे भगवान रामलला को। तो क्या ये इस तमाम मुद्दों को आप नैरेटिव के तौर पर नहीं देखते हैं कि लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट हो रहा है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर राम के जितने उपासक हुआ है उससे ज्यादा उपासक हम हैं राम के। एक कार्यक्रम हुआ, कोई विशेष कार्यक्रम किया उन्होंने, उसको जो निमंत्रण आया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उन्होंने सर माथे लगाया, उसको कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ अपनी फैमिली के साथ जाएंगे जब हमारा मन करेगा, जब भगवान में बुलाएंगे जाएंगे। कोई जरूरी है हमारे जाए? कोई जरूरी है क्या? जब भगवान को बुलाएंगे, हमारी आस्था विश्वास पूरी है, हम जाएंगे। भगवान के दरबार में किसी समारोह में जाना जरूरी नहीं होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका नकारना, आपका निमंत्रण स्वीकार ना करना लोगों के बीच में कोई मुद्दा नहीं है, इससे लोगों के बीच में आप लोगों के लिए कोई छवि नहीं बन रही है, आप ये कह रहे हैं? कोई छवि नहीं बन रही। हमारी छवि राम भक्त की है जो कि बनी हुई है इस समय देश के अंदर। राम भक्त हम हैं, हम शिव भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। हमारी आस्था सनातन में है। मान लीजिए सनातन का हम गुणगान करते हैं, और जो लोग अन्य धर्मों में है वो अपने धर्म की उपासना करते हैं। यहाँ पर खुला स्वतंत्रता है, हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है, हमारे देश में जो जिस धर्म में है उसको मानता है।
माननीय अखिलेश साधन राम में आस्था है तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आपके नेता रामायण पर बेतुका बयान देते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पर बेतुका बयान देते हैं, उसको आप लोग सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं एक बार नहीं ठीक है सर, वो तो हमें पता है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मुझे तो बयान ही नहीं पता। ये चुनाव पीडीए लड़ रहा है और पीडीए 7वें चरण में उखाड़ के फेंक रहा है भाजपा को। ठीक है, ऋचा जी का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। ठीक है ऋचा जी का मैं रुक कर लेती हूँ और पीडीए को लेकर मैं काउंटर ले लेती हूँ। ऋचा जी, समाजवादी पार्टी और अशोक जी लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोगों का जो पीडीए फॉर्मूला था वो जन जन तक पहुंचा है और लोग पीडीए फॉर्मूले को स्वीकार भी कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस बार इनकी सरकार आने जा रही है। यूपी में नहीं, केवल बाकी इंडिया गठबंधन के देश भर में सरकार बनने जा रही है। वो ये देखिए, मैं अपने एकदम भाई की बात से सहमत हूँ। जो इनका ये पीडीए का मुद्दा है वो जन जन तक पहुंचा है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई परिवार, ये जन जन तक पहुंच चुका है। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप राम भक्त हैं तो उदाहरण सुन लीजिए। इतिहास में पहली बार किसी शंकराचार्य को चुनार के किले में नजरबंद किया गया जब वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेके आए थे, जब वो कह रहे थे कि नहीं मंदिर की ना तिथि सही नहीं है, वो मुहूर्त सही नहीं है। तो अब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने उन्हें चुनार के किले में नजरबंद किया, और ये इतिहास में पहली बार हुआ था। उस समय जितने संत आए सबको अंदर आपने गिरफ्तार करवा दिया। तो अब ये मत कहिए कि अब 2017 में आपका क्या नारा चल रहा था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब मंदिर बन गया तो कह रहे हमारी भी आस्था है। अभी आप कह रहे हो शिव भक्त हो। कन्नौज में आपको तो पता है ना कि कन्नौज में किसी भी मंदिर में आप जाते हो, हम हिंदू, आप हिंदू, जो हमारी एंकर है वो हिंदू, सारे हिंदू बैठे हुए हैं। आप बताइए, चप्पल जूते उतार के जाया जाता है ना? आप सारे गैर धर्मवालों को चप्पल पहना के अंदर ले गए, जब उसको धुला गया तो आपने उस मुद्दे को मोड़ दिया पीडीए की तरफ। तो ये आप जो कह रहे हो ना, आप हर बार यही करते हो। जब आपको लगता है ना कि अब हमारी जमीन खिसक गई है, कहीं मेरी राजनीतिक पारिवारिक राजनीति ना खत्म हो जाए, तो वो जातियों में बांटने लगो। और पत्रकारों की चिंता की बात कर रहे हो, आपकी सरकार में जगेंद्र सिंह शाहजहांपुर के एक पत्रकार थे, उनकी हत्या करा दी गई थी, और आपके पिछड़ा कल्याण वर्ग के मंत्री राममूर्ति वर्मा जी ने की थी, और खुलेआम सबको पता था। लेकिन शिवपाल चाचा उसे बचाते रहे, कह रहे अभी सबूत नहीं मिले। ये सारी घटनाएं तो आपके कार्यकाल की है ना। तो जो पत्रकारों को आपने गारंटी दी वो पूरी नहीं करी। दूसरा, आप एमएसपी पे गारंटी की बात करते हो, जहां आपकी सरकारें हैं, इंडिया अलायंस की सरकार है, वहां दे दी क्या? आरक्षण की बात करते हो पीडीए के नाम पे, ओबीसी का आरक्षण उठा के क्यों आपने अपने दूसरी जहां सरकारें हैं वहां पर उठा के आपने एक अल्प वर्ग को दे दिया? क्या हिंदू को आरक्षण नहीं चाहिए? क्या हमारी जातियां इतनी विकास कर चुकी हैं? और आप कह रहे हो कि मुख्तार अंसारी के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, मुख्तार अंसारी के भाई का क्या बयान है कि हम मुख्तार अंसारी जी के मृत्यु को भूले नहीं है, 4 जून को हिसाब किताब होगा। यही ओबीसी समाज के एक नेता है बाबू कल्याण सिंह, जिनकी मृत्यु पे 400-500 मीटर दूरी पे आप नहीं गए। आपको लोधी वोट नहीं चाहिए क्या? आपको केवल अपना यादव और मुस्लिम ही वोट चाहिए? तो सबको पता है कि किस तरीके से आप समीकरण बना के राजनीति करते आए। और जब आपको लग रहा पहले दूसरे चरण के बाद कि अब तो हम जीतने वाले नहीं हैं, तो आपने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा उठा दिया। इससे पहले भी तो आपका इंडियन लाइन ला चुका है ना विरासत कर, काहे के लिए खत्म कर दिया? इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद तुरंत हटा दिया, ताकि राजीव गांधी जी कितनी प्रॉपर्टी लेने वाले किसी को पता न चल जाए। तो जो अपने मुनाफे और फायदे के लिए लोकतंत्र की हत्या, संविधान बदलते आए, भाई साहब ये इतिहास आपको सबको पता है। जिस तरीके से आपने सनातन को गाली दिलवाई, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आपने नहीं निकाला, खुद आपको छोड़ के गए, क्योंकि आपने आज तक किसी ओबीसी समाज का भला नहीं किया। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे आपकी दारा सिंह चौहान हो, सबको आपने नकारा है। और आपने सीटें किसको दी है? कांग्रेस पार्टी को, जिसके बस्ता लगाने वाला कोई नहीं है बूथ पे, कोई जनाधार नहीं, उसको 17 की 17 सीटें दे दी। और सोचिए कितनी बेइज्जती करते हैं आपकी वो लोग कि एमपी में आपको 1 सीट नहीं दी, उसकी वजह से आपको कहना पड़ा कांग्रेस बहुत चोर पार्टी है। उधर से वो कह रहे हैं अखिलेश कौन होते हैं। तो देखिए, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग इन चर्चाओं को सुनते हैं और सबको पता है यहाँ अलग कुछ, वहां अलग कुछ, कहीं पर हाथ पकड़ के राजनीति कर रहे हैं, कहीं पर एक दूसरे को गाली देकर राजनीति कर रहे हैं। तो जनता को आज स्टेबल सरकार चाहिए। लेकिन ये तो है अशोक जी, देखिए हमने सुना था शुरुआती तौर पर कि यहाँ पर बिहार में बयान दिया जाता है या फिर कई और राज्यों में आप ही के सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का दावा वादा करते हैं, वो अखिलेश यादव को लेकर या फिर आपकी पार्टी को लेकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि कौन अखिलेश हम नहीं जानते किसी को, और फिर वो उसे ईगो पर ले लेते हैं, फिर वो बयानबाजी आगे बढ़ती चली जाती है, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे भी लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट होता है, एक छवि सेट होती है। के विश्वदेव जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। के विश्वदेव जी, जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो क्या जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मुद्दे सेट करने की कोशिश की है, बीजेपी ने इस बार और एनडीए ने इस बार पूरी कोशिश की है कि वो मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े, चाहे वो विकसित राष्ट्र बनाने का मुद्दा हो या
फिर तमाम विकास के कार्य करने का मुद्दा हो, राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो तमाम उन्होंने इस तरह के मुद्दे सेट करने की कोशिश की है पूर्वांचल की जनता के बीच में भी। लेकिन क्या विपक्ष अपने मुद्दे यहाँ पर सेट कर पाया है? और अगर वाकई में सेट कर पाया है तो इस बार की जनता क्या मुद्दों पर विचार कर रही है, क्या मुद्दों पर वोट कर रही है? क्योंकि कई बार ये होता है कि किसी जाति का अगर कैंडिडेट है तो परंपरागत जो वोटर्स हैं वो ये भूल जाते हैं कि हम किसी पार्टी को वोट कर रहे हैं या फिर हम किसी चिन्ह को वोट कर रहे हैं। उनका परंपरागत जो वोटर होता है वो उनकी जाति को वोट करता है। कई जगह पर हमने देखा है कि इस बार टिकट बदले गए हैं, तो उनके खासतौर पर बीजेपी ने इस बार एक एक्सपेरिमेंट भी किया है जिसका काट बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतार कर किया है। मनीषा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका आकलन बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। अब की बार अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कैंडिडेट सिलेक्शन किया है, कास्ट इक्वेशंस देखे हैं, वो बहुत बेहतर है। पिछले 2022 का विधानसभा चुनाव अगर देखें तो इसी वजह से अशोक जी शायद बोल नहीं पाए, तो मैं बता देता हूं कि वहां ये जाति समीकरण अखिलेश यादव ने जो बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने सीट का बंटवारा किया है, वो वाकई उसी वजह से टक्कर की स्थिति आ गई है कई जगह। बसपा ने कुछ ऐसी सीट्स पे, मैं पहले भी कह चुका हूं, कुछ एक सीट्स पे ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जहां पर उसने बीजेपी के इक्वेशन जो चले अच्छे थे उस सीटों पे बिगाड़े हैं। लेकिन इसी में एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी, पूर्वांचल में मुद्दे क्या होते हैं, पूर्वांचल के मुद्दे दोनों पार्टियों ने क्या क्या रखे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करूं तो उनके प्रमुख मुद्दों में ये कॉन्स्टिट्यूशन आता है कि संविधान बदल देंगे। उसके अलावा उनकी जो वो कहते हैं कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए रोजगार देंगे, उस पे उन्होंने डिटेल नहीं दी है। ये बात सही है आपकी मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि उन्होंने विवरण नहीं दिया है कि 1 लाख कहाँ से आएंगे। उस पर अर्थशास्त्रियों के बयान अगर आप सुने कि 1 लाख लाने के लिए कितना पैसा लगेगा, जो बजटरी एलोकेशन ही नहीं हो पाएगी, तो उस पर भी विवाद है कई एक। लेकिन मेन मुद्दा देखिए क्या है, आपने जो दोनों पार्टियां, दोनों तरह एनडीए और इंडिया गठबंधन, अपने वादे उन्होंने किए, लेकिन जनता किस पे विश्वास करती है ये देखना पड़ेगा। और हमारे कांग्रेस के एक साथी ने एक बात बोली थी जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा बल्कि उनसे कि भीड़ और बहुत दिखी है आपकी चुनावी सभाओं में, लेकिन वो भीड़ वोटिंग में क्यों नहीं आई? पहली चीज, फूलपुर की वीडियो बहुत वायरल हुए थे, फूलपुर के वीडियो में तो अपार जन समर्थन दिख रहा था, लाखों की भीड़ दिख रही थी। लेकिन फूलपुर की वोटिंग परसेंटेज जानते हैं मनीषा जी क्या थी? जब हम लोग 5 बजे डिबेट करके उठे थे उस समय तक 48% थी, लोएस्ट 6 फेज में सबसे लोएस्ट थी वहां पर। हाँ। वोट क्यों नहीं, तो लिहाजा जो जनसभाओं में, जो रैलियों में, जो रोड शोज में भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो वोटिंग करने के लिए क्यों नहीं जा रही है? तमाम दावे वादे किए जाते हैं कि जन समर्थन ये दर्शाता है कि हमें कितनी सत्ता या फिर कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, और उसी सीट पर 400 पार का नारा एनडीए लगाती है। लेकिन वो जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी एक तरफ से एक फैक्टर हो जाता है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है के विश्वदेव जी, आप बने रहिएगा, मैं रुक करूंगी आपका। लेकिन एक चीज मैं बस जोड़ना चाहूंगा इसमें जल्दी से। अमेठी और आप दोनों लोगों ने, बीजेपी की प्रवक्ता और इन्होंने अमेठी में पत्रकार की बात करी है। पत्रकार, देखिए पत्रकार भी आजकल, सोशल मीडिया के पत्रकार अगर प्रायोजित होकर खबर करते हैं तो उनको आप कृपया करके पत्रकार ना समझिए। जो कांग्रेस, जो अमित शाह की रैली में गए थे, उनका पूरा बैकग्राउंड वेरीफाई कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि वो कौन पत्रकार है। और बीजेपी नेत्री ने जिस पत्रकार की बात करी, हम लोगों के संगठन ने उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करी थी, वो बिल्कुल सही घटना है और वो बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहेगा। इसी बीच वोटिंग परसेंटेज दोपहर 1 बजे का क्या है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो दोपहर 1 बजे तक कहां कितना फीसद मतदान वो भी जान लीजिए। यूपी में अभी तक 39.31% मतदान हुआ है। अब क्षेत्रवार तरीके से भी आप जान लीजिए। गाजीपुर में 38.44%, बलिया में 38.04% मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ है। गाजीपुर में 38.44% मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ है।
वाराणसी में 39.25% मतदान हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको पूरा एक वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आया वो बता रहे हैं। सलेमपुर में दोपहर 1 बजे तक 37.49% मतदान हुआ है। वाराणसी में 39.25, बलिया में 38.04 और गाजीपुर में यही आंकड़ा दोपहर 1 बजे तक का 38.44 है। मिर्जापुर का बात करें तो यहाँ पर 41.5 कुछ मतदान हुआ है। रॉबर्ट्सगंज में दोपहर 1 बजे तक 38.44% मतदान हुआ है, जबकि सलेमपुर में दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा 37.49% है। तो ये क्षेत्रवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कहां कितना मतदान हुआ है। तो देखिए दोपहर 1 बजे तक ये जो मतदान फीसद है वो हमने आपको बताया। एक बार फिर से मैं इससे पहले पासवान जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले इन वोटिंग परसेंटेज पर मैं आपकी राय के विश्वदेव जी लेना चाहूंगी। अभी फिलहाल जो आपने देखा कि कहीं पर 39%, कहीं पर 37%, कहीं पर 38% मतदान हुआ है। अभी तक ये दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है। अभी तक क्या लग रहा है, क्योंकि बाहर गर्मी भी बहुत है, चिलचिलाती तपिश है, धूप है, और इस बीच ये आंकड़ा, क्या आपका विश्लेषण है इस वोटिंग परसेंटेज पर? नहीं, ये आंकड़े तो बहुत बेहतर हैं पहले से। 1 बजे तक के लिए बहुत बेहतर हैं, और मुझे लगता है पूर्वांचल के रण में ये वोटिंग ज्यादा होगी। खास तौर पे प्रधानमंत्री जब बनारस की सीट पे लड़ने आए थे तब उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक चिट्ठी भी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को कि गर्मी के कारणों से थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दिया जाए। तो उस पर कोई जवाब नहीं आया इलेक्शन कमीशन का, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान लेके कम से कम 7th फेज में, आज के फेज में थोड़ा समय बढ़ा देना चाहिए। वो पहले भी बढ़ा देते तो ज्यादा बेहतर रहता, वोटिंग परसेंटेज बेहतर हो जाता। तो मुझे लगता है इस बार अभी तक 1 बजे तक जो मत प्रतिशत आया है वो अच्छा है, वो ठीक है। ठीक है, मैं पासवान जी का अब जल्दी से रुक कर लेती हूँ। पासवान जी, आप ये बात कर रहे थे कि जन समर्थन जिस तरीके से हासिल होता है वो ये दर्शाता है कि लोग आपके लिए क्या रुझान रखते हैं या फिर क्या विचार रखते हैं और इस बार किसकी सरकार आने वाली है। लेकिन जैसा कि अभी विश्वदेव राव जी ने जिक्र किया था कि अगर भीड़ आपकी रैलियों में होती है तो वो वोटिंग करने के लिए क्यों नहीं निकलते हैं। वोटिंग परसेंटेज हमने देखा कि चरणबद्ध तरीके से कम होते चले गए। पूर्वांचल का आंकड़ा हालांकि कुछ थोड़ा अलग है, लेकिन इस बार आप क्या कहिएगा कि अगर जो भीड़ आपकी जनसभाओं में आती है, आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जब संयुक्त रैली हो रही थी तब भारी भरकम जन सैलाब उमड़ा था, वो जमीन पर क्यों नहीं नजर आया, वो वोटिंग के टाइम पर नजर क्यों नहीं आया? पासवान जी। मीसा जी, देखिए ये भीड़ और जन समर्थन वोट में भी तब्दील हो रहा है, ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को सुन रहा था और ये लोग दरअसल इतने हताश हैं, इतने निराश हैं कि बिना हिंदू मुस्लिम किए, बिना मंदिर मस्जिद किए कोई बात इनकी पूरी ही नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन 13 सीटों पे आज मतदान चल रहा है उसमें ये सब इनका हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद नहीं चलने वाला है, मटन मुर्गा और मोजरा नहीं चलने वाला है। ये दलित बाहुल इलाका है और दलितों में एक साफ मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दलितों को नोची है 10 वर्षों तक, जिस तरीके से महंगाई बढ़ा करके दलित परिवारों को तोड़ने का काम की है, जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र की हत्या की है, ये सब मैसेज दलितों में गया है और दलित उमड़ करके इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। दूसरी बात, एक तो बेरोजगारी का सवाल है। पूर्वांचल के अंदर इतने युवा भर्ती होने के लिए दौड़ते हैं। आप 4 बजे 5 बजे सुबह चले जाइए पूर्वांचल की किसी भी सड़क पे, गांव से लेकर के शहर के सड़क पे, आप देख लेंगे कि सैकड़ों की संख्या में युवा दौड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए दिखेंगे। तो अग्निवीर योजना जो इतनी फ्लॉप योजना कि हमारे प्रधानमंत्री जी 74 वर्ष होने के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं और उधर युवाओं को 4 वर्ष में। मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ सभी से। ठीक है, अशोक जी का मैं कर लेती हूँ। अशोक जी, इस बार घोसी और गाजीपुर जैसी सीट जो कि मुख्तार अंसारी के बाद उनके प्रभाव से मुक्त ये चुनाव होने जा रहा है, जिसमें गाजीपुर पे आप ही की पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी इस बार चुनावी मैदान में है फिर से। क्या लगता है इस बार, क्या प्रभाव कम होने से समीकरण भी कम होगा या फिर समीकरण आपके पक्ष में होगा या नहीं होगा, क्या नजर आता है इस बार? ये पूरा पूर्वांचल में जो चुनाव हो रहा है, पूरा का पूरा पूर्वांचल इस समय मोदी जी से खफा है, भाजपा से नाराज है। पूर्वांचल को पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए,
पूर्वांचल के लोग पलायन करके जाते हैं पूरे देश में, ये किसी से छिपा नहीं है। हालत यह है, यहाँ पर रोजी रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर कोई ऐसा कल कारखाना नहीं लगाया गया जिससे कि रोजी रोजगार मिल सके लोगों को। लोग रोजगार के लिए तो उसमें कुछ भूमिका सर आपकी भी रही होगी। सर ये जो पलायन वाली आप बता रहे हैं, इसमें कुछ भूमिका तो आपकी सरकारों की भी रही होगी ना सर? मेरा समय खराब ना करें, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट ले लेती हूँ रिचा जी से। रिचा जी, वाराणसी से प्रधानमंत्री एक बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं, लेकिन उसमें एक फैक्ट कि चंदौली जैसी सीट या फिर बलिया जैसी सीट, मछली शहर जैसी सीट आप लोग बड़ी कम मार्जिन के साथ जीत पाते हैं। इस बार क्या वही चुनौती है या फिर इससे हटकर आप लोग पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं? इनको बोलने दीजिए। ठीक है रिचा जी, एक मिनट, मैं अशोक जी से, अशोक जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। भाजपा के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ कर रहा है और ओबीसी वर्ग, दलित ओबीसी दोनों भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, विदाई कर रहा है, विदाई कर रहा है। हो गई बात आप लोगों की ना, दोनों लोगों की हो गई ना। अब मैं बोल लेती हूँ। देखिए, ये जो आप हिंदू मुस्लिम की बात बोलते हो ना, फिर आप बोलने लगे। देखिए अभी मेरा कमेंट, सर एक मिनट, मुझे सर मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं पूरी बात सुनती। रिचा जी एक मिनट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अशोक जी की उनकी बात पूरी करने दीजिए। अशोक जी। हाँ अशोक जी बोलिए। भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ है ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगी? बोलिए अशोक जी, आप बोलिए। अशोक जी आप ओबीसी के खिलाफ, दलित के खिलाफ, आदि ठीक है, फाइनल कमेंट रिचा जी। सब कुछ खिलाफ है। ठीक है रिचा जी। पूरी नहीं होने देते हो तो बुलाते क्यों हो? इंडिया में आज तक पूरे इंडिया अलायंस में जो गठबंधन करके लड़ रहे हैं, कभी भी अल्पसंख्यक आयोग में पासवान जी क्यों बौखला रहे हैं आप लोग? पासवान जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, कुछ नहीं आपको पूरा समय दिया, आपके बारे में कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था सर। मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ। मैं बोल रहा था, आपने समय कहा दिया, आपने मुझे समय नहीं दिया, मुझे समय ही नहीं दिया, मतलब जबरदस्ती बोल रहा हूँ। ठीक है सर, मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं सभी का रुक करती। ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में कीमती समय अपना देने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जहां गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ वोट डालने के लिए जब दिनेश लाल निरहुआ पहुंचे थे, तो हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है, सुनवा देते हैं आपको। वक्त मौजूद हूँ दिनेश लाल यादव के पैतृक गांव। बता दें कि दिनेश लाल यादव जी आजमगढ़ के सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं। आइए हम बात करते हैं लोकसभा 24 का समीकरण क्या रहेगा। बहुत अच्छा है और जनता जो है भारत की मजबूती के लिए, भारत की विकास के लिए वोट कर रही है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ एक ही मुद्दा है कि हमारे भारत को पूरे दुनिया में मजबूती मिली है और अब हमारा विकसित राष्ट्र बन जाए, इसके लिए सभी लोग वोट कर रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि हमारा भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनता है। 2019 की बात किया जाए तो जातिगत समीकरण हावी रहा था। 2024 में क्या कहेंगे, विकास की बात होगी या जातिवाद की बात होगी? विकास की ही बात होगी, क्योंकि 19 में सपा बसपा का गठबंधन था, पर इस बार उनका गठबंधन नहीं है। और जिनके साथ गठबंधन है कांग्रेस के साथ, तो वो तो खत्म ही है, यहाँ साफ ही है, उनका तो कोई वजूद ही नहीं। अगर कहा जाए अफजाल अंसारी की बात किया जाए तो पिछले 2019 में भी सांसद थे और इस बार भी उम्मीदवारी में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इधर नया आपका प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से पारस राय, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि गाजीपुर ने उनको सांसद चुना तो था, पर मैंने उनको सदन में एक भी दिन देखा नहीं। मैं गाजीपुर का नाम सुनने के लिए तरस गया सदन में कि कोई तो एक बार नाम ले लेता गाजीपुर का, पर ये कभी सदन में गए ही नहीं। तो ऐसा सांसद किसको चाहिए? नहीं चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर तमाम बातों का जिक्र करते हुए यहां पर जब वोट डालने के लिए निरहुआ पहुंचे थे तो उन्होंने जिक्र किया। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि चुनावी कवरेज यहाँ लगातार जारी है।